नए बने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कयार तेज कर दी है। पटियाला से चले थे और चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं से मिले थे। कुलजीत नागरा से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, तो वहीं बीबी राजेंद्र कौल फट्टल के साथ इन्होंने अपनी मीटिंग खत्म की। यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए थे और जिसमें आइए आपको सुनाते हैं कि खुद बीबी राजेंद्र कौल फट्टल ने क्या कहा। मैं अज बहुत मुबारकबाद दिंदी हाँ और जो अपने माँ बाप की पीढ़ी के अगली जनरेशन किसी न किसी जिम्मेवारी के मुद्दे से आती है तो वह माँ बाप की नैचुरल तौर पर एक खुशी होती है। ये परिवार के बारे मैं थोड़ी मीडिया इस तो पहला भी 4 इंटरव्यू कह चुकी हाँ कि इन्हों के पिता जी बहुत वड्डी कांग्रेस ਨੂੰ देन है। जिला पटियाला के प्रधान रहे हैं, इन्होंने मातर कांग्रेस के इलैक्शन लड़े थे। ये साडा बच्चे कांग्रेसी खून है। और इस तो भी इलावा मैं इस तो पहली जनरेशन दसा, मेरे फादर को AICC का मैंबर बनाया गया। मेरे फादर पुराने से अंग्रेजी नहीं सी आती, तो वो फिर सारे सियासी तौर पर इन्होंने फादर मेरे फादर के नाल सारी बरीफ करनी है, वो करनी करते साढ़े जो पटियाले च आना है कोई अड्डा नहीं सी हुंदा। इन्हों के घर नवजोत होना के घर इन्हों के घर अड्डा हुंदा और इन्हों के पिता जी इन्होंने माता जी को पता होंदा कि भट्टल साहब आते हैं और शक्कर क्यों खाते हैं, जिवें अपने माँ बाप को आप्या करते हैं ना, तो मेरे फादर भी जाते। इस तरह बच्चा साडे जिहड़ा हैगा अज परमात्मा इनू बहुत बड़ा मैं समझदी हाँ, तो मैंने पता है कि ये मोढे बहुत मजबूत है। सारी कांग्रेस साथियों नाल ला के सारी पार्टी इकट्ठा करके अज ये कहता सारिया चीज़ों चित्त करके दिखाओगे तो कांग्रेस सरकार। जैसा कि आपने सुना, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आशीर्वाद लेने आए थे और इससे इनको एक ताकत मिल गई है जो अपना स्टैंड हमेशा ही रखेंगे। वहीं बीबी राजेंद्र कौर फट्टल ये कहते हुए नजर आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पैरों में बहुत ताकत है और अब जब नवजोत सिंह सिद्धू नए प्रधान बन गए हैं तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे मक्खी नहीं उड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने पर पड़ा है। पर अब ये देखना होगा क्या नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने से पंजाब कांग्रेस के अंदर जो लगातार गुटबाजी और लड़ाई चल रही है क्या वो खत्म होगी या नहीं। चंडीगढ़ से ANB के लिए अमित कुमार। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। बीते कल भी शोपियां में लश्कर ए तोयबा के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर किया है। इशफाक A++ कैटेगरी का आतंकी था और ये पिछले 2017 से एक्टिव था। इससे पहले ये पुलिस फोर्स में था और उसके बाद इसने आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा का ज्वाइन किया था। हालांकि इशफाक कई आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। अगर बात करें इस साल से लेकर अब तक 70 के करीब आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। एशिया की नंबर 1 महानगर पालिका यानी कि मुंबई महानगर पालिका में फंसी करीब 400 गाड़ियों को निकालने का काम लगातार लगभग 24 घंटे से की जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि महानगर पालिका यानी कि कांदिवली पूर्व में स्थित महानगर पालिका की पे एंड पार्किंग में जो गाड़ियां लगभग 48 घंटे से फंसी थी उसको निकालने का काम लगातार जारी है। सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे कि यह मुंबई महानगर पालिका की तरफ से फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी कल देर शाम से ही यहाँ मौजूद है और गाड़ियां निकालने के अलावा पानी निकालने का लगातार काम जारी है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, यह वही पार्किंग है जहां शुक्रवार की रात जो बारिश हुई थी, महज 3 घंटे वाली जो बारिश हुई थी मुंबई करों के लिए आफत वाली बारिश। हालांकि अब गाड़ियों के निकालने का जो काम है अब धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है क्योंकि पानी का जो स्तर है वो नीचे हो रहा है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक के बाद एक कि किस तरह से ये गाड़ियां लगभग 48 घंटे से पानी में डूबी हुई थी, जिसको निकालने का काम अब जो है BMC द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यह गाड़ियां जो दिख रही है लगभग 48 घंटे से पानी में डूबी हुई थी। 48 घंटे बाद जनरेटर लगाकर इन गाड़ियों को जो है निकालने का काम जारी है। लगातार देखिए किस तरह से इंजन लगाकर BMC द्वारा पानी निकालने का काम जारी है। तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरह से यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो है फंसी हुई है। देखिए अभी भी लगभग 4 से 5 फीट पानी जो है अंदर भरा हुआ है। तस्वीरें दिखाएंगे कैमरामैन से कि अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ के तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से अभी भी तमाम गाड़ियां जो है अंदर मौजूद है। यानी कहा जा रहा है कि करीब 400 से 500 गाड़ियां अंदर फंसी हुई है, जिसको निकालने का काम लगभग BMC धीरे धीरे अब शुरू करने वाली है। हालांकि
जब तक जल स्तर नीचे नहीं होगा तब तक बीएमसी के लिए भी काफ़ी मुश्किलात बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी गाड़ियाँ पूरी तरह से दिख नहीं, हालांकि स्टीयरिंग भी नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह से अंदाजा लगा जा रहा था कि तमाम यह गाड़ियाँ अंदर फंसी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि यह भी जानकारी मिली है कि जब पार्किंग यहाँ लोग करते थे तो तमाम जो ओला और उबेर टैक्सी ड्राइवर थे वो भी अंदर सोने का काम करते थे, यानी कि उनका यहाँ कुछ नहीं था, लिहाजा वो अपनी गाड़ियों में ही सो जाया करते थे। लेकिन कैजुअलिटी की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अंदर कोई किसी को भी फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे फिर से कि जनरेटर लगाकर अंदर से जो पानी भरा हुआ उसको निकालने का काम जारी है। ये तमाम जो लोग मौजूद हैं वो या तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है या तो गाड़ियों के मालिक है। अब ऐसे में उन सभी की उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द पानी कम हो जाए और उनकी गाड़ियों को निकाला जाए। सर, आपकी गाड़ी है क्या अंदर? नहीं, मेरी गाड़ी बाहर है, बाहर ही खड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? ये वो उधर माल की गाड़ी है, वो बाहर ही खड़ी थी। मेरी गाड़ी अंदर नहीं थी, बाहर ही खड़ी। तो जाहिर तौर पर तमाम लोग हैं, अभी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ियां का निकालने का जो काम धीरे धीरे अब बीएमसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। एक और तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए ये तमाम जो गाड़ियां थी वो लगभग 48 घंटे से अंदर फंसी हुई थी, जिनको अब धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम ये गाड़ियां जो है 48 घंटे से डूबी हुई थी। हालांकि तमाम यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उन्होंने भी मांग की थी जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है वो बीएमसी की जिम्मेदारी के तहत हुआ है। जाहिर तौर पर इसमें बीएमसी को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि पार्किंग में कई नई ऐसी गाड़ियां हैं जो महज 2 दिन पहले लाई गई हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां अंदर पार्क की गई है उसमें तमाम महंगी लग्जरी कार भी मौजूद है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज, मुंबई। मानसून की दूसरी बारिश ने सहारनपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी की पूरी तरह से पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जहां पर सहारनपुर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर बात करें पीरवारी गली, पुराना कलशा रोड, खाता खेड़ी, अरबी मदरसा, कमेला कॉलोनी, रसूलपुर, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जहां पर सड़कें नहीं हैं और सड़कों में गड्ढे कहें या गड्ढों में सड़कें कहें, जल भराव की स्थिति लगातार बनी है। बात करें उत्तर प्रदेश सहारनपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी, करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ है, लेकिन कुछ लोग उस पैसों का बंदर बांट कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ नगर निगम स्मार्ट सिटी के कार्य सिर्फ कागजों तक के सीमित है। अब देखना यह होगा नगर निगम अपनी कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगा। और यहाँ नाली की कोई निकासी नहीं है। जब से सीवरेज डला है कि बताया गया था कि जो नाला ये सीवरेज डला है पूरी पाइपलाइन इधर जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चारों गलियाँ जो है मंशा कॉलोनी की, पूरा सबके घरों के आगे पानी भरा हुआ है और पानी कहीं नहीं जा रहा है बाहर। वीडियो जर्नलिस्ट तरबेज आलम के साथ में शहजाद अंजुम, ANB न्यूज सहारनपुर। कानपुर में इस समय लगातार झमाझम बारिश का दृश्य आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से कानपुर वासी तपिश से भरी गर्मी का सामना कर रहे थे। ऐसे में इस बारिश ने कहीं ना कहीं जिले की जनता को एक बहुत ही बेहतरीन राहत दी है। साथ ही कहीं ना कहीं कुछ जगह जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से जाम का स्थिति बनी हुई है। लोग कहीं ना कहीं इस बारिश को अच्छी की तरह भी मान रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं इस बात को देखा भी जा सकता है कि किसानों के लिए ये बारिश किस तरह से होगी, क्या फसल अच्छी होगी या इन बारिशों से फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारिश ने कानपुर जिले के कई लोगों को राहत की सांस दी है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। जैसे कि हम बात कर लें, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन के मुख्यालय और की नगर पालिका व जनपद जालौन की कोंच की नगर पालिका केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान
जनहित की ओर नहीं है, केवल उनका ध्यान निजी हित की ओर है। 4 साल में जनहित में कोई काम नहीं हुआ है, केवल निजी हित में हुआ है। बरसात करीब आ रही है, नाला नाली पूरी तरह जाम। जहां पर पहली बारिश में जनपद जालौन की कोच की नगर पालिका की पोल खुलकर सामने आई है, जहां पर पहली बारिश में वहां के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। और जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही देख सकते हैं कि पहली बारिश में जब यहाँ की इस तरीके की हालत है तो आगे चलकर क्या हालात होगी। वहीं हमने इसको लेकर कई उच्च अधिकारियों की शिकायत की है, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं निकल पा रहा है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। आज भारी बारिश के कारण बिजनौर में नहटौर आंगुर मार्ग पर एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे दुर्घटना बाल होने से बची, जहां ग्रामीणों को बहुत यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ा, जो इधर आधर घूम के 10 किलोमीटर का राउंड लगाने के बाद अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। ANB न्यूज से बुधवार। बीते दिनों पूर्व लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जमकर हंगामा किया गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी ने पत्रकारों से वार्ता की है और आगे की उनकी क्या कार्यप्रणाली है, उनमें क्या आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके से उनकी आगे कार्यप्रणाली रहेगी। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफ अली जी। किस तरीके से आप लोगों की आगे कार्यप्रणाली है और क्या आप लोगों का आक्रोश देखेंगे? देखिए, हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में परसों लखीमपुर में यह कहा कि भाजपा के ये गुंडे ये कान खोल कर सुन लें कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान पे जब भाजपा ने प्रायोजित प्रहार करा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे वो गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे ये भूरे अंग्रेजों से लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही आज सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। जिस तरीके से आपने देखा लगातार कांग्रेस पार्टी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनकी आगे की कार्यप्रणाली साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यदि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनका अनशन जारी रहेगा, उनका प्रदर्शन होगा। NB न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। कई महीने से जेल में बंद आजम खान समर्थकों ने आज कौशाम्बी में मंझनपुर डायरेक्ट मैदान में किया धरना प्रदर्शन। जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आजम खान की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। आजम खान कई महीने से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी सही से नहीं हो पाया है, उनको जल्द फिर जेल में डाल दिया गया। आजम खान समर्थकों ने ये भी कहा कि ये योगी जी की चाल है जो उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब ऐसे नेताओं की जमानत होगी। सांसद आजम खान कई महीने से जेल में हैं। आज उनके समर्थक में अनवार अहमद जो 2053 विधानसभा चाइल्स के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से माने जा रहे हैं। माननीय आजम खान साहब के लिए धरना प्रदर्शन किया, उसके लिए यह है कि उनको सही ढंग से इलाज नहीं करने दिया गया। वो बीमार थे पूरी तरीके से, हम आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी में कि उनको स्ट्रेचर में बैठा के बाहर निकाले और उसके बाद भी ये योगी सरकार कहना है कि वो स्वस्थ हैं, डॉक्टर कह रहे हैं वो अस्वस्थ हैं और उनको जेल में डालने का काम किया। तो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ मांग कर रहे हैं कि उनको पहले अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए और उनको तुरंत बाप बेटे को छोड़ने का काम करें। अब उनकी अगुवाई में आज धरना प्रदर्शन किया गया। ऐमान अहमद, NB न्यूज, कौशाम्बी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बिगड़े बोलों को लेकर के रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह की अगुवाई में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुनव्वर राणा यूपी छोड़ो के नारे लगाए और मुनव्वर राणा का पुतला भी फूंका। मुनव्वर राणा यूपी सरकार से खासा नाराज है क्योंकि मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर हाल ही में रायबरेली में एक फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने जमीनी विवाद में अपने चाचाओं को फंसाने
की साजिश रची थी। रायबरेली पुलिस ने इसमें खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिनको पकड़ने के लिए रायबरेली की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर के मुनव्वर राणा खासा नाराज हैं। इसी को लेकर के लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि 2022 में यदि योगी सरकार बनती है तो हम यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। मुनव्वर राणा के इस बयान से रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में खासा उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि रायबरेली मुनव्वर राणा का गृह जनपद है, जिसको लेकर के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुनव्वर राणा जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये मुनव्वर राणा का पुतला फूंका गया है। इन्होंने जो है अभी 2 दिन पहले जो है तथाकथित एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी 2022 में नहीं आएंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि योगी जी 300 अधिक से सीटों से जो है उत्तर प्रदेश में फिर पुनः योगी सरकार बनने जा रही है, और वो उत्तर प्रदेश छोड़ें और जाएं। हिंदू युवा वाहिनी उनको आने जाने किराया भी देगी। इनकी आदत इसी तरह है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिहादी मानसिकता से ग्रसित है मुनव्वर राणा। हम इसका विरोध इसीलिए हम लोगों ने पुतला फूंक किया है। मुनव्वर राणा को यूपी छोड़ना चाहिए, और मुनव्वर राणा के पास यदि किराया ना हो तो हिंदू युवा वाहिनी उनको किराया भी देने का काम करेगी। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद महिला फांसी पे लटक कर अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया। जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला व उसके 2 बच्चे मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाए गए हैं। जानकारी करने में पता चला कि मृतका का नाम प्रिया दहिया है, जो उत्तरांचल बिहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में अपने पति के साथ रहती थी। परिजनों के हवाले से यह जानकारी में आया कि इसने पहले शाम को अपने दोनों बच्चों को मार दिया, उसके बाद स्वयं फांसी लगा ली। प्रकरण में पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम में जो भी आता है उसके क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही पूरी आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज के लिए। शिवपुरी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ हाईवे पर एक होटल संचालक ने शराब चोरी के शक में अपने ही कर्मचारी के साथ बेतरतीब और बेदर्दी से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि पिटाई करने के बाद होटल संचालक ने खुद ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान में लिया। वहीं फरियादी ने अमोला थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन होटलों पे ये शराब आती कहाँ से है। आपको बताते चलें कि ज़्यादातर जो हाईवे पर होटल हैं उन पर अवैध रूप से ये शराब बेची जाती है। अब ये शराब आती कहाँ से, ये जांच का विषय है। इसमें कल सूचना मिली थी कि एक दिन पहले परसों इस तरह की मारपिटाई इस जो नौकर था उनके यहाँ काम कर रहा था पिछले 2 महीने ढाबे पे, तो उनको कोई शंका हुई, कोई सामान उसने चुरा लिया है, तो उसकी मारपिटाई काफ़ी जो ज़्यादा की गई और उससे भी कहा गया कि आप अपना सामान दो, चोरी का सामान दो। तो उसमें हमने कल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी आज किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पे भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें शराब माफिया और आबकारी विभाग की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आती है। कैमरामैन शागिर के साथ एएनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। कुर्बानी भी साहिब निसाब मालदारों पर वाजिब है, जिसको लेकर चांद की 10, 11, 12 तारीख में मालदार मुस्लिमों पर कुर्बानी वाजिब है, जिसको लेकर आज हम झांसी के बकरा मंडी में मौजूद हैं, जहां पर बकरों का बाजार गुलजार नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की मार भी देखने को मिल रही है। पिछले सालों में देखा जाता था कि ये बाज़ार बहुत ही अच्छे स्तर पर लगता था, लेकिन आज की हालत कुछ और ही
बयां करती है। हमारे साथ कुछ बकरों के जो वो मालिक हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस बाज़ार में उन्हें क्या लगता है और उनके बकरों की क्या कीमत लगाई जा रही है। हमारे साथ अभी ये भाईजान मौजूद हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? अंसार कुरैशी। अंसार जी, क्या है कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा या क्या लगता है आपको? कोरोना काल से मंडी में बहुत तेज़ी है, क्योंकि जानवर कम आ रहे हैं और लोग काफ़ी लेने वाले हैं। यहाँ हर साइज़ का बकरा है और 20,000 25,000 से लेके 15-16 हज़ार रुपये का भी मिल रहा है। लास्ट 30,000 रुपये तक की कीमत का बकरा। पिछले सालों में तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि कोरोना काल में बकरों के जो रेट हैं वो काफ़ी हाई हैं, जिस कारण जो लोग बकरा लेने आ रहे हैं वो सोचकर बकरा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि रेट बहुत हाई नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये बकरे की मार्केट झांसी में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें बकरों की सेल की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANV न्यूज़, झांसी। आगामी बकरीद और श्रावण मास को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज इसको लेकर जिलाधिकारी और SSP ने सर्किट हाउस के NXT भवन में एक आवश्यक बैठक बुलाई। कोरोना काल के दौरान ईद उल जुहा, बकरीद त्योहार और श्रावण मास को शांतिपूर्ण व सफल रूप से संपन्न कराने के लिए गोरखपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसको लेकर आज सर्किट हाउस के NXT भवन में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जहां मस्जिदों के मुतवल्ली और इमाम भारी संख्या में मौजूद रहे। इसके साथ ही गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। बकरीद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ अपने अपने त्योहारों को आप लोग मनाएं। आयोजकों से ये अपील की जा रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए इस त्यौहार को मनाएं। कोविड का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, इसलिए शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। SSP ने बकरीद की त्यौहार को देखते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। सभी से अपील है कि अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। वहीं जो भी अराजक तत्व होगा उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके साथ ही नगर निगम की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। 140 सुपरवाइजर, 488 सफाई कर्मचारियों के द्वारा 59 गाड़ियों में रखकर तिरपाल से ढककर जो भी अवशेष बचेंगे उसको सुरक्षित स्थानों पर डिस्पोज किया जाए। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरु और मस्जिदों के इमाम मौजूद थे। इसके साथ ही वहां भारी संख्या में गणमान्य लोग आए हुए थे, जहां जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि कोविड नियमों का पालन करते हुए जो भी त्योहार है उसको मनाएं, और अगर जहां नमाज अदा की जाएगी बकरीद की, वहां मस्जिद के बाहर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, कोविड हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए इस त्योहार को मनाएं। वहीं SSP ने कहा कि जो भी अराजक तत्व त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस मौके पर संबंधित विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम ने भी अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से करने की बात कही। इसको साथ ही विद्युत विभाग भी इस बैठक में मौजूद रहा और बिजली आपूर्ति करने की बात कही। हालांकि SSP का आदेश है कि कोविड-19 के नियमों के तहत ही त्योहार मनाएं, अन्यथा अगर जो भी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ANV न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के भूजपुर आसा गांव में एक माता के मंदिर के मेले का आयोजन चल रहा है। माता के मंदिर के मेले में यहां भारी तादाद में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो श्रद्धालु जिस तरीके से भारी तादाद में एकजुट होकर के माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं और वो बयां कर रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों को लेकर के उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग
लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। माता के मंदिर पर कोविड-19 के नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है, जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुरादाबाद के अगर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो कोई भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नहीं है। यहाँ साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि पुलिस की मिलीभगत से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। एएनबी न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। बांदा कलेक्ट्रेट में आगामी त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के दौरान जो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों समुदाय थे, उन समुदायों ने अपनी अपनी समस्या, बिजली व पानी की जो भी बांदा की समस्याएं, उन समस्याओं को जो है जिलाधिकारी के सामने रखा गया। आज आगामी जो हमारे बकरीद के और श्रावण मास का जो प्रारंभ होने जा रहा है, जो पर्व आ रहे हैं, उसके संबंध में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समाज के सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए और उनको कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत मतलब किस तरीके से त्योहारों का आयोजन करें, उसके बारे में यहाँ बातचीत की गई, चर्चा की गई। जिसको लेकर जो है आपको बता दें कि जिसको लेकर बांदा में बिजली और पानी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर आज जो है पीस कमेटी की मीटिंग में उन समस्याओं को बताया गया। आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उनको भी जिलाधिकारी जी ने बताया कि किस तरह की गाइडलाइन कोविड-19 जो चल रहा है उस गाइडलाइन के तहत जो है त्यौहार मनाया गया। मैं वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एनबी न्यूज़ बांदा। जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़ने लगा इंसेफ्लाइटिस का कहर। जिला अस्पताल में इस समय 22 से 24 मरीज इंसेफ्लाइटिस के आ चुके हैं, जिसमें 10 बच्चे एडमिट हैं और एक बच्चा वेंटिलेटर पे है। 3 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आईसीयू प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस का सीजन चल रहा है और हर जगह से बच्चे रिफर होकर जिला अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई रिफर नहीं हुआ बाहर के लिए। इस वार्ड में इंसेफ्लाइटिस के सारे मरीज जो हैं भरे पड़े हुए हैं और सारे बेड इस टाइम लगभग फुल चल रहा है। ये JEH का सीजन चल रहा है। इस सीजन में सारे जगह से रेफर होकर भी मरीज हम लोग के पास आते हैं और डायरेक्ट भी आते हैं। यहाँ से भी कुछ रिफर हुए? अभी तक तो नहीं, रेफर तो नहीं हुआ। कोई कैजुअलिटी 20-22 मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती हो चुके हैं। 1-2 मरीज की डेथ भी, 2-3 मरीजों की डेथ भी हुई। तो सभी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक ठाक देखी जा रही हैं और इंसेफ्लाइटिस एक बार फिर अपना पांव फैलाते हुए दिख रहा है। एएनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर।